पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको कई मरतबा इनवाइट किया, किसी को कोई शक, किसी की आत्मा पे कोई बोझ, एनी क्वेरी, एनी रिजर्वेशन, आपने सवाल नहीं पूछा। तो अब आपने सवाल नहीं पूछा, आपके बिहाफ पे मैं सवाल पूछता हूँ। इससे आप में ये स्किल भी डेवलप होगी कि आपके अंदर क्या बेचैनी पैदा होनी चाहिए। यानी हम लॉ के स्टूडेंट है, गली नुक्कड़ पे नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा, मैं डायरेक्ट उसके जवाब पे आता हूँ। इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को क्या बोलते हैं? पाकी। पाकी। ये हम एक 4 डायमेंशनल एग्जांपल ले रहे हैं। ए पाकिस्तानी है, बी इंडियन है। इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जापान में, और गुड्स की डिलीवरी हुई है इंग्लैंड में, यूके में, और पेमेंट हुई है यूएसए में। अब इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस के हवाले से, तो कौन जो भी पार्टी है वो कहाँ केस फाइल करेगी? तो उसका जवाब ये है कि इन पांचों में से किसी एक भी मुल्क में केस फाइल कर सकती है। पाकिस्तान में भी केस फाइल हो सकता है, इंडिया में भी, जापान में भी, इंग्लैंड में भी, यूएसए में भी। इसके अलावा कहीं और केस फाइल नहीं हो सकता। अब चलें एक और सवाल। देखें, पेपर इस लेवल का आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी इस लेवल की कर रहे हैं। इसका फायदा उसी वक्त होगा जो आज हमने किया आप घर में जाके आज कर लें। अल्लाह का वास्ता यार, ये मैट्रिक इंटर की अप्रोच मत रखना कि काम को पाइल अप किया, आखिरी महीने में देखेंगे हाँ यार कॉमन सेंस की बातें थी, आराम से मैं मैनेज कर लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अदालत में केस फाइल किया, जजमेंट एक के खिलाफ आ गया। अब वो सोच रहा है मैं अमेरिकी की अदालत में अपील फाइल करूं। अपील भी पाकिस्तान की अदालत में फाइल करनी होगी अगर आप जजमेंट से मुत्तफिक नहीं है। एक टिकट में डबल बसें, डबल लश्करें नहीं है कि केस फाइल हुआ जापान में आपके खिलाफ आया, आपने सोचा यार अगर इंग्लैंड में दोबारा केस फाइल करूं या इंग्लैंड में इस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल करूं तो वहां मेरे फेवर में आ सकता है, इस कानून की वजह से। नो, जिस मुल्क में केस ओरिजिनली फाइल हुआ है, अगर उस केस के जजमेंट से आप मुत्तफिक नहीं है तो आप अपील भी उसी मुल्क की आला अदालत में फाइल करेंगे, सुपीरियर कोर्ट में फाइल करेंगे। ये आप में से किसी ने नहीं पूछा था। तो हमने बेचैनी क्या दिमाग में क्रिएट करनी है वो मैं सिखा रहा हूँ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ पार्टनरशिप। 10 मार्क्स का वेटेज है, बहुत ही इजी है। आज का काम मैंने घर में जाके आज ही करना है, पाइल अप नहीं करना। न बहन न भैया, द होल थिंग इज दैट। सबसे बड़ा रुपया, खानदान वाले भूखे को खिला नहीं सकते और खाते हुए को देख नहीं सकते। सीए क्वालिफाई करोगे, सब लाइन लगा के खुद पीछे खड़े हो जाएंगे। तो टॉप चैप्टर 1, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक 1A, पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल्स। हमने पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, तो पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, रेसिपी क्या है, पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या करना होगा। ये सबसे पहले ये जहन में क्वेश्चन आएगा। अगेन कॉमन सेंस की बातें हैं सारी। फॉर एग्जाम्पल ABCD पार्टनरशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं। बाय द वे, मियां बीवी बच्चे, मियां बीवी बच्चे, इसको MBBS नहीं कहते, इसको कहते हैं फैमिली। तो पार्टनर्स को कलेक्टिवली कहते हैं, पार्टनर्स को कलेक्टिवली कहते हैं फर्म। फर्म, जिस तरह मियां बीवी बच्चों के कॉम्बिनेशन को फैमिली बोलते हैं, पार्टनर्स को कलेक्टिवली कहते हैं फर्म। तो पार्टनरशिप क्रिएट करने की रेसिपी क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है? नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मिनिमम मेंबरशिप है, मिनिमम लिमिट है, कम से कम कितने अफराद हो, कम से कम देयर मस्ट बी 2 पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। वाई?
बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर विद हिमसेल्फ. अगर एक सिंगल पर्सन कह रहा है मैं अपना पार्टनर खुद हूं, हम कहेंगे सटक गया, इसके शेरशाह से नए स्क्रू लाने होंगे. मैक्सिमम लिमिटेड 20, मैक्सिमम लिमिटेड 20, मैक्सिमम लिमिटेड 20. अगर 20 से ज्यादा हो गए, नीचे जो है वो इज इक्वल टू नहीं है, गया टैपिस की गलती, आई एम सॉरी, वो ग्रेटर देन है. जो नीचे इज इक्वल टू उसको ग्रेटर देन का साइन कर दें. अगर ग्रेटर देन 20 है, 20 से ज्यादा है, तो वो इलीगल एसोसिएशन होगी. मिनिमम मेंबरशिप है टू, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू क्रिएट अ पार्टनरशिप. मैक्सिमम लिमिटेड 20. अगर 20 से ज्यादा होंगे तो उसको कहेंगे इलीगल एसोसिएशन. अब यहाँ मैं आपको बेचैनी सिखा रहा हूँ, सवाल करना सिखा रहा हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब इंशाल्लाह कैफ 7 कंपनी लॉ में देखेंगे. सवाल आप ये कर सकते हैं, अगर इलीगल एसोसिएशन है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा, वो कंपनी लॉ में देखेंगे इंशाल्लाह. एक्सेप्शन पे आ जाए, सीधे हाथ पे डब्बा. प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल है. अगर प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप है, अगर प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप है और उनके अपने प्रोफेशन से मुताल्लिक है और 20 से ज्यादा पार्टनर है, तो चलेगा दौड़ेगा, लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल AFF फर्गूसन, PWC, उसमें अगर 25 पार्टनर है, लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है. EY में अगर 23 पार्टनर है, लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है. KPMG में अगर 40 पार्टनर है, लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है. जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म होती है, इस तरह लॉयर्स की भी होती है. तो कोई लॉ फर्म है, उसमें 22 पार्टनर है, लॉ का ऑब्जेक्शन नहीं है. प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप है, उनके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है और 20 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो लॉ को एतराज नहीं है. मोर देन 20 हो सकते हैं प्रोफेशनल की पार्टनरशिप की सूरत में. अब इसमें नेगेटिव तड़का लगा रहे हैं. 22 डॉक्टर हैं और वो 22 डॉक्टर मिलके इम्तियाज सुपरमार्केट चला रहे हैं पार्टनरशिप की छतरी के नीचे. डॉक्टर्स का प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन, और वो इम्तियाज सुपरमार्केट चला रहे हैं, तो ये भी इलीगल एसोसिएशन है. क्या बात की, हम दोबारा सुनते हैं. प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप है और उनके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है और 20 से ज्यादा है, तो चलेगा दौड़ेगा, लॉ का ऑब्जेक्शन नहीं. उनके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए. तो डॉक्टर अगर इम्तियाज सुपरमार्केट चला रहे हैं तो वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड तो नहीं है ना. नीचे आ जाए बैंकिंग पार्टनरशिप. पहले हम समझ लें बैंकिंग बिजनेस क्या है. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आइडिया तो आपको हो गया होगा. बैंकिंग बिजनेस का मतलब ये है, बैंकिंग कंपनी जनता से डिपॉजिट कलेक्ट करती है. आपने 1 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया, आपके पड़ोसी ने 5 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया, आपके अब्बा जी ने 10 करोड़ का अकाउंट खुलवाया, तो ये पैसा डिपॉजिट करवाया. अब ये जो पैसा डिपॉजिट करवाया, बैंक उससे बिजनेस करेगा, बैंक उसको किसी और बड़े बैंक के पास डिपॉजिट करवा के सूद लेगा, तो जो भी कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी करेगा. तो ये बैंकिंग बिजनेस है, डिपॉजिट कलेक्ट करना आवाम से, जनता से, और उससे बिजनेस करना. पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस, पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस सिर्फ बैंकिंग कंपनीज कॉन्टेक्ट कर सकती हैं. बैंकिंग कंपनीज के अलावा कोई भी बैंकिंग बिजनेस कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता. बैंकिंग कंपनीज MCB, UBL, ABL, स्टैंडर्ड चार्टर, मेट्रो हबीब, अस्करी बैंक, ये बैंकिंग कंपनीज हैं. बैंकिंग कंपनीज के अलावा बैंकिंग बिजनेस कोई और कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता. पाकिस्तान में बैंकिंग पार्टनरशिप अलाउड नहीं है. यानी ABCD एक बैंकिंग पार्टनरशिप खोल लें और बैंकिंग पार्टनरशिप की छतरी के नीचे आवाम से डिपॉजिट कलेक्ट करें और उस डिपॉजिट से बिजनेस करें, दो. पाकिस्तान में बैंकिंग पार्टनरशिप अलाउड नहीं है. अगर 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 इफ अगर अगर इफ पाकिस्तान में बैंकिंग पार्टनरशिप अलाउड होती, अगर अलाउड होती, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती 10. लेकिन पाकिस्तान में बैंकिंग पार्टनरशिप है ही नहीं, अलाउड है ही नहीं. बैंकिंग बिजनेस सिर्फ बैंकिंग कंपनीज कांटेक्ट कर सकती है. तो पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट. और तीसरा एरो आपका बन गया MCQ. अगर 20 से ज्यादा पार्टनर होंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन होगी. आपके पास हैंडआउट नहीं है. 20 से ज्यादा होंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन होगी. उसमें हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया. अब नीचे आते हैं नंबर 2.
पार्टनरशिप इज द बेबी ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट हो सकती है, एग्रीमेंट के अलावा किसी और तरीके से क्रिएट नहीं हो सकती। एग्रीमेंट के अलावा किसी और तरीके से पार्टनरशिप आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्या मतलब, नीचे देखें। कंपनी एक लीगल प्रोसेस के जरिए क्रिएट होती है। कंपनी इज अ क्रिएचर ऑफ लॉ। आप और मैं आपस में एग्रीमेंट करके कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते। कंपनी को जो जन्म देता है वो लॉ है। कंपनी इज अ क्रिएचर ऑफ लॉ। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय लॉ। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट अलोन। नीचे आ जाएं। नॉट बाय स्टेटस। स्टार प्लस पे आप ड्रामे देखते थे किसी जमाने में, उसमें आता था वीरानी परिवार, बजाज परिवार। तो हमारे हिंदू भाइयों में, हिंदू कम्युनिटी में होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर एक बंदा उस फैमिली में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेटस की वजह से कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ है, वो उस ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेटस के वो वीरानी परिवार में पैदा हुआ है, वो बजाज परिवार में पैदा हुआ है। तो अगर कोई पार्टनर के घर में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनेगा। पार्टनरशिप क्रिएट होती है बाय एग्रीमेंट। एक आदमी पार्टनर बनता है बाय एग्रीमेंट, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय इनहेरिटेंस, विरासत। क्या मतलब, अब्बा जी मर गए, मकान छोड़ गए दो बेटों के नाम, दोनों बेटे उस मकान के ज्वाइंट ओनर हैं, दोनों बेटे उस मकान के ज्वाइंट ओनर है। ज्वाइंट ओनरशिप को ओनरशिप मुश्तरका मिल्कियत, तो ज्वाइंट ओनरशिप है बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस कि वो एक ही बंदे के घर में दोनों पैदा हुए थे, उसके मरने के बाद दोनों ज्वाइंटली इस मकान को ओन करते हैं, ज्वाइंट ओनर है। नॉट बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस। तो पार्टनरशिप इनहेरिटेंस से क्रिएट नहीं होती। मेरा अब्बा मर गया, वो पार्टनर था, विरासत में मुझे पार्टनर मिली है, तो अब मैं अब्बा की जगह पार्टनर बनूंगा? नो। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट अलोन। पार्टनर एक बनता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के जरिए। उसके बाद है नॉट बाय सक्सेशन, गद्दी नशीनी। माँ मर गई, बिल्लो रानी पार्टी का चेयरपर्सन बन गया, गद्दी नशीनी। शाह महमूद कुरैशी के खानदान में आज से 1000 साल पहले कोई वलीउल्लाह होगा, उसका इंतकाल हो गया, उसको दफना दिया गया, मजार का गद्दी नशीन एक बन गया, फिर उसके बाद उसके मरने के बाद दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, उसके मरने के बाद अब मखदूम शाह महमूद कुरैशी है, गद्दी नशीन है। उस मजार का उसके मुरीद मुल्तान में एंटर होते हैं चप्पल उतार के, उसके मुरीद उसको 100 रुपया दिया देते हैं मजार के लिए, वो लेता है, खुद कैमरे से पड़ा हुआ है। मुरीद मुल्तान में चप्पल उतार के एंटर होते हैं। एजुकेट नहीं करेगा, क्यों एजुकेट करे, गद्दी का मजा ही कुछ और है। तो गद्दी नशीनी, पार्टनरशिप गद्दी नशीनी के जरिए क्रिएट नहीं होती। बंदा पार्टनर बनता है, गद्दी नशीनी के जरिए नहीं बनता। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट अलोन। पार्टनर आदमी बनेगा बाय एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट अलोन। अब आप कहेंगे यार सीधे हाथ के डब्बे पे आ जाएं, अब ये कहेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसकी शक्ल क्या होगी? वो इन राइटिंग भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। अगर आप इन राइटिंग नहीं कर रहे, आपकी मर्जी। वो वर्बली भी हो सकता है, सुबानी बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, लॉ को एतराज नहीं है। लॉ माँ की ममता से ज्यादा प्यार करता है। लॉ कहता है बेशक इन राइटिंग ना हो, बेशक वर्बली ना हो, बेशक बाय वर्ड्स ऑफ माउथ ना हो। चल लेट मी फिनिश। वो बाय कॉन्डक्ट भी हो सकता है, बाय कॉन्डक्ट, इशारा, आंखों आंखों में इशारा हो गया, हम तुम्हारा हो गया, तुम हमारा हो गया। नाइदर इन राइटिंग, नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली, बाय कॉन्डक्ट ऑफ पार्टीज। तो आप कहेंगे यार ये बात समझ नहीं है, ऐसे ही कैफे माहू बना रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, बाय कॉन्डक्ट के पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय कॉन्डक्ट भी हो सकता है, नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली। शीदा और मुदा दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है, जिसने अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी की करती थी। तो शीदा और मुदा की फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है, दोनों जोड़िया बाजार जाते हैं।
और गन्ने की जूस निकालने की मशीन परचेज करते हैं, कुछ पैसे शीदा कंट्रीब्यूट करता है, कुछ मुदा कंट्रीब्यूट करता है। दोनों में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, एक जगह ठिया लगा के शुरू हो जाते हैं गन्ने का जूस निकालना और बेचना, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों गूंगे और बहरे हैं, शीदा और मुदा दोनों गूंगे और बहरे हैं। ये पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम लॉ के कुछ वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। जब भी आएगा आइदर इन राइटिंग और वर्बली, आइदर इन राइटिंग और वर्बली, आइदर इन राइटिंग और वर्बली, उसको लॉ में कहते हैं एक्सप्रेस। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आइदर इन राइटिंग और वर्बली। जब भी आएगा नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली, उसको कहेंगे इम्प्लाइड। इम्प्लाइड, जो मैंने अभी शीदा और मुदा की एग्जांपल दी, ना ही इन राइटिंग ना ही वर्बली। तो हमने दो वर्ड सीखे, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोले तो आइदर इन राइटिंग और वर्बली, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोले तो नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली। तो लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये मत पूछना यार कौन सी चीज कैसे साबित होगी, जिसका काम उसी को साझे, वो हम बात पहले कर चुके हैं। तो बेशक हो, मियां बीवी में डिस्प्यूट नहीं होते, बहन भाइयों में नहीं होते। ये कहाँ लिखा है? हजरत आदम के बेटे हाबिल और काबिल में डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ? कुरान करीम में लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट नहीं करना, डिस्प्यूट करना हराम है। हो जाता है, नेचुरली भी हो जाता है, इंटेंशनली भी हो जाता है, अनइंटेंशनली भी हो जाता है। किसने कहा रिटर्न में? निकाह नामा भी तो रिटर्न होता है ना, डिस्प्यूट नहीं होता। एंजेलिना जोली ने ब्रैड पिट से तलाक नहीं ले ली, टॉम क्रूज की 3 तलाकें नहीं हो गई। तुम कह रहे हो रिटर्न, तुम्हें यह वजदान आया कि रिटर्न होगा तो डिस्प्यूट नहीं होगा। नहीं, फिर दोबारा उसी बहस में आ गए ना। ये किसने कहा है? वर्बली होगा तब भी हमारे लिए फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा बिजनेस, दिस इज अवर कप ऑफ टी, वी नो आवर बिजनेस मच बेटर देन ऑडिटर्स। तो तुम तो बात कर रहे हो वर्बली, नीचे तो नीचे तो आ जाओ ना, शीदो और मुद्दे में तो बाय कॉन्टेक्ट है, सुमानी भी नहीं है। तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चीज कैसे साबित होगी, कैसे साबित करना, प्रूव करना मुश्किल आसान होगा, ये हमारा झंझट ही नहीं है। वो लॉयर के काम है। तुम्हारा काम है यूनिलीवर के अकाउंट्स को ऑडिट करना, तुम्हारा काम है बीएसओ के अकाउंट्स को ऑडिट करना। अब नीचे आते हैं, बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछेंगे, वो बोलेगा बिजनेस का मतलब एनी एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्टिंग इन प्रॉफिट। हर वो एक्टिविटी जो इस एक्सपेक्टेशन के साथ की जाती है कि जिसका नतीजा प्रॉफिट में निकले, वो बिजनेस है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ बिजनेस की डेफिनेशन अजीब गरीब है। बिजनेस का मतलब एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन, एवरी प्रोफेशन। D1 D2, D1 D2 दोनों डॉक्टर है, मेडिकल उनका प्रोफेशन है, मेडिकल प्रैक्टिस उनका प्रोफेशन है, और यही उनका बिजनेस है। तो बिजनेस का मतलब यहाँ पर है एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन, एवरी प्रोफेशन। कॉमन सेंस ऑब्वियसली वो लॉफुल होना चाहिए। अब थर्ड एरो पे आ जाओ। लेकिन जहां पर आपको मैं ये बताऊं कि इसका एग्जाम में लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, इसका लीगल प्रॉब्लम आया है, तो आपने ये करना है, वहां पर उल्टे हाथ पे एलपी लिख देना है। तो जो थर्ड एरो है उसकी उल्टे हाथ पे लिख दें आप एलपी, लीगल प्रॉब्लम इसका आ सकता है। ये आज की क्लास के लिए हैंडआउट है, कल हैंडआउट नहीं मिलेगा, कल आपने बाकायदा बुक लेकर आनी है, ये वाली। और एक दूसरी बुक है डिस्क्रिप्टिव, ये बुक स्केचेस की है, इसमें डिटेल्ड स्केचेस हैं। जो डिस्क्रिप्टिव बुक है उसमें बाकायदा नोट्स लिखे हुए हैं, उसमें मेन हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं, वही वाली जो इसके अंदर है। डिस्क्रिप्टिव बुक में डब्बे भी बने हुए हैं, उस डब्बे में इंग्लैंड इंडिया के केसेस हैं, वही केसेस पेपर में लीगल प्रॉब्लम की शक्ल में आते हैं। अब आप कहेंगे डब्बे के अंदर एक लंबा चौड़ा इंग्लैंड का या इंडिया का केस है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वो समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो उसका जवाब ये है कि या तो उस डब्बे के अंदर यहाँ पर कोई हेडिंग होगी, उस केस का सेंट्रल आइडिया वो हेडिंग होगी। अगर आप वो केस पढ़ने के बाद
कैप्चर कर रहे हो कि यार इसका सेंट्रल आइडिया यही है, तो इसका मतलब वो समझ में आ गया। अगर यहाँ पर हेडिंग नहीं है तो डब्बे के ऊपर यहाँ हेडिंग होगी, तो वो जो हेडिंग है वो उस डब्बे में उस इंग्लैंड और इंडिया के केस का सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। तो आपने ये दोनों बुक लेनी है। इट वॉज हेल्ड एट, या इट इज हेल्ड एट, इट वॉज हेल्ड एट, इट वॉज हेल्ड एट, आखिर में उस केस के आखिर में यहाँ पे ये लिखा होगा इट वॉज हेल्ड एट, इट वॉज हेल्ड एट। इसका मतलब कोर्ट ऑफ लॉ ने ये जजमेंट डिलीवर किया, कोर्ट ऑफ लॉ ने ये जजमेंट डिलीवर किया। इट वॉज हेल्ड एट का मतलब ये है। तो अगर वो समझ में नहीं आ रहा, वो आपने डब्बे में केस पढ़ा, आप उसकी पिक्चर खींचोगे, आप ग्रुप में भेजोगे, मैं उसको वॉइस नोट के जरिए एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मेरा एक्सपीरियंस आखिरी पेपर दिन तक ये है, क्लास में 200 बच्चा, जाओ ये ऑनलाइन का चक्कर नहीं था, 200 बच्चा फिजिकली मौजूद था। उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, इन्फो में मैंने जाके चेक किया, आखिरी दिन तक चेक करता रहा उस वॉइस नोट को। 200 में से 35 नहीं सुना। तो बाकी भुट्टे बूंदने आए हैं, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? रेगुलर स्टूडेंट थे, फिजिकल स्टूडेंट थे, ऑनलाइन का चक्कर ही नहीं था पेंडेमिक से पहले। तो बाकी 165 क्या कर रहे हैं भाई? भुट्टे बूंद रहे, क्या कर रहे हैं यार? जो भी वॉइस नोट भेजो वो हार्डली 10 15 20 25 बच्चे सुनेंगे। तो सीए में आई क्यों है यार? तो पॉइंट नंबर 3 का थर्ड एरो के उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख दी एलपी, बिजनेस एंड एक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। क्या मतलब? एग्जांपल लेते हैं। अब्बा जी मर गए, मकान छोड़ गए, 2 बेटों के नाम, दोनों इसके जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनरशिप को ओनरशिप ये इनको इनहेरिटेंस में मिली है। दोनों सदा के हडराम है, दोनों फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए, ग्राउंड फ्लोर किराए पे चढ़ा दिया, 5 साल से किराए पे। ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। शीदा मूदा ने फल फ्रूट की पेटी खरीदी, प्रॉफिट पे बेची, खाया पिया डकार लिया, सो गए। शीदा मूदा उठे 50 साल के बाद, अंगड़ाई ली तो ये मर गए। शीदा मूदा ने फल फ्रूट की जो पेटी बेची है वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब है एक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। वो दोनों भाई करते ही है, मकानात की कंस्ट्रक्शन करते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, वो बिजनेस है। वो शीदा और मूदा करते ही है, फल फ्रूट की पेटियां खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो बिजनेस है। बिजनेस का मतलब है एक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। मकान का पोर्शन किराए पे चढ़ा देना ये बिजनेस नहीं है। अब हम कर रहे हैं खुदाई, डिगिंग, कॉन्सेप्चुअल डिगिंग। क्यों? ताकि अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आए तो हमें समझ आए। ये डब्बे में जितनी भी डिस्कशन है ये छपाई के तौर पर नहीं आएगी, ये या तो एमसीक्यूज में आ सकती है, लीगल प्रॉब्लम में इसके तड़के लगे होंगे। तो एक्सप्लेनेशन में आ जाए। नॉट फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस। पार्टनरशिप जो ABCD ने क्रिएट किया आपस में, वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं है, वो यतीम बेवा मसाकीन की इमदाद के लिए नहीं है, वो फ्लड विक्टिम्स की इमदाद के लिए नहीं है, वो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं है। पार्टनरशिप क्रिएट हुई है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए, रोकड़ा कमाने के लिए, मनी मेकिंग एक्टिविटी के लिए। पार्टनरशिप किसी भी चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करने के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड एरो सिंगल वेंचर। सिटी गवर्नमेंट का ऐड आया है 3 तलवार पे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करना, 3 तलवार पे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करना। ये चारों दोस्त हैं, इनमें से एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट है, एक ने MBA किया हुआ है, और चौथे की भी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है। तो सिटी गवर्नमेंट का टेंडर नोटिस न्यूज़पेपर में आया, 3 तलवार क्लिफ्टन पे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन। दोनों पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, इन राइटिंग की, वर्बली की, बाय कॉन्टेक्ट की, सास बहू की डिटेल। हमें ये समझना होगा पेपर में कब हमने सास बहू की डिटेल डालनी है, कब सास बहू की डिटेल नहीं की डालनी। तो हमने क्या बात की, ABCD ने पार्टनरशिप क्रिएट की, अब वो उसको कीड़े ने काटा, वो एग्जाम में लिख रहा है जी वो इन राइटिंग, वर्बली, बाय कॉन्टेक्ट, सास बहू की डिटेल इररेलेवेंट। जब हमने कह दिया पार्टनरशिप क्रिएट की है तो मोड ऑफ क्रिएशन बिकम्स इररेलेवेंट, मोड ऑफ क्रिएशन बिकम्स इममटेरियल, मोड ऑफ क्रिएशन बिकम्स नॉन इशू। तो शाना बनने की जरूरत नहीं है जी, इन राइटिंग की है,
पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग हुआ है, ठप्पे लगाए, साइन किए, बकवास, गार्बेज, लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कह दिया पार्टनरशिप क्रिएट हुई है तो पार्टनरशिप क्रिएट हुई है। तो पार्टनरशिप क्रिएट की, ये ठेका हासिल करने के लिए लग बाय चांस ये ठेका इनको मिल गया। अब ये ठेका सीधे और मुदे की फल फ्रूट की पेटी की तरह नहीं है, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, प्रॉफिट हुआ, खाया पिया, उड़ा लिया, डकार ले लिया। फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करने में साल, 1.5 साल, 8-10 महीने लग सकते हैं। बेशुमार सब कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, बेशुमार इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। पीटीसीएल की हो सकता है केबल जा रही हो, के इलेक्ट्रिक की केबल जा रही हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों से, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नाले गुजर रहे हो, ट्रैफिक वालों से। तो बेशुमार इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, बेशुमार सब कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, सैकड़ों एम्प्लॉइज हायर करने होंगे, बेशुमार सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे मैंने कहा। तो इसको कंपेयर नहीं करना, वो उन्होंने पेटी बेची, खाया पिया। तो ये लार्जर स्केल पर हो रहा है, दिस इज लार्जर देन लाइफ, लार्जर स्केल पर हो रहा है। सैकड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, बेशुमार सब कॉन्ट्रैक्ट है, बेशुमार इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये पार्टनरशिप क्रिएट की थी उन्होंने ये ठेका हासिल करने के लिए। तो पार्टनरशिप किसी एक सिंगल पर्टिकुलर वेंचर, सिंगल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सिंगल पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, सिंगल पर्टिकुलर वेंचर के लिए क्रिएट की जा सकती है। आगे आते हैं, एग्रीमेंट टू कैरी बिजनेस इन फ्यूचर। वो बागीचे में बैठे हुए लारे लप्पे दे रहा है, जानू मैं तुमसे शादी करूंगा। फ्यूचर में वो कह रहा है, यहां पर वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, एक ऑपरेशनल बिजनेस होना चाहिए। फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, ये पार्टनरशिप नहीं है। एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल रनिंग बिजनेस। चलो इसका एक लीगल प्रॉब्लम बना देता हूं, दिमाग में रखना लीगल प्रॉब्लम। एबीसीडी 4 दोस्त हैं, ये लीगल प्रॉब्लम बना रहा हूँ, पेपर में आ सकता है, बल्कि आई थिंक आया भी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पुराना 20-25 साल पुरानी बात याद आ रही है। ए के पास मोटरवे पे कुछ जमीन है, बी के पास कैपिटल है, सरमाया है, सी के पास मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है, डी के पास भी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है। तो दोनों सोचते हैं यार पीएसओ का पेट्रोल पंप खोला जाए। दोनों चारों ने पार्टनरशिप क्रिएट कर ली पीएसओ का पेट्रोल पंप खोलने के लिए। पार्टनरशिप क्रिएट करने के बाद पीएसओ के पास एप्लीकेशन डाल दी पीएसओ की एजेंसी हासिल करने के लिए। अभी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर पीएसओ। चारों के दरमियान कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया, मामला चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में, ये ऑनर हम पार्टनर हैं और ये डिस्प्यूट है। जज साहब ने पूरी कहानी सुनी। जज साहब ने कहा कहते हो तुम पार्टनर नहीं हो, तुम्हारे दरमियान कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि देयर इज नो एग्जिस्टिंग बिजनेस, देयर इज नो ऑपरेशनल बिजनेस। एप्लीकेशन फाइल की है, एजेंसी का लाइसेंस मिलेगा, मिलेगा फ्यूचर में। तो तुम्हारा मसला लॉ ऑफ पार्टनरशिप के जरिए हल नहीं होगा, तुम पार्टनर्स नहीं हो। पार्टनर्स के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए। नीचे आते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट नॉट नेसेसरी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नॉट नेसेसरी, प्रॉपर्टी नॉट नेसेसरी। इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, इनकी एक एग्जांपल बना लेते हैं। आप देख रहे हैं सब कॉन्सेप्ट है, कोई रट्टा नहीं है। D1 और D2 दोनों 0 मीटर एमबीबीएस डॉक्टर, दोनों की जेब में सिंगल पेनी भी नहीं है। जेड एक लैंडलॉर्ड जिसके पास बेशुमार दुकानें, ऑफिसेज हैं, मकान है, जो किराए पे देता है। ये इसके मोहल्लेदार हैं। D1 D2 ने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है क्लिनिक खोलने के लिए। जेड ने अपनी एक शॉप दे दी, शॉप के बाहर इनका बोर्ड भी लगा दिया, फर्नीचर टेबल भी दे दी।
इनके पास सिंगल पेनी भी नहीं है। तो तय ये पाया कि जो कमाएंगे 15% एनम पर एनम प्रॉफिट में शेयर देंगे। ये हो गया पूरा एक केस। अभी केस, हाँ, लैंडलॉर्ड भारी कीमत में। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो गया, D1 D2 का क्लिनिक खुल गया। पेशेंट आता है, ये उसको डायग्नोस करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं। ना ये कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, उससे 100 रुपए ले लेते हैं। तो ना कुछ खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। नो सेलिंग परचेसिंग एक्टिविटी। तो पहली बात हो गई, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। पार्टनरशिप के लिए किसी कमर्शियल एक्टिविटी का होना जरूरी नहीं है। साबित हो गया। दोनों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। पार्टनरशिप के लिए किसी प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है। भाई D1 D2 जो पार्टनर है, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास कैपिटल भी नहीं है। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल रोकड़ा कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। तो पार्टनरशिप किसी कमर्शियल एक्टिविटी के बगैर भी हो सकती है। पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है इवन इफ देयर इज नो प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है इवन इफ देयर इज नो कैपिटल। पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है सारे कैपिटल लेकर आए, कोई भी कैपिटल लेकर नहीं आए, चंद एक कैपिटल लेकर आए, चंद एक कैपिटल लेकर नहीं आए। कैपिटल का रोकने का कहीं हमने जिक्र ही नहीं किया। तो लैंडलॉर्ड ने ये अपने दुकान दी है, उसको भाड़ा मिल रहा है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम प्रॉफिट में शेयर, ये रेंट है। तो नो कमर्शियल एक्टिविटी, नो प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन, नो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, चौथा एसेंशियल एलिमेंट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल एलिमेंट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के आगे ब्रैकेट में लिख दें एसेंशियल, कंपलसरी। बाय द वे ऊपर एसेंशियल तो लिखा हुआ है, ये जितनी भी चीजें कंपलसरी है एसेंशियल है। ऐसे ही जज्बात की रॉ में बह के मैंने कह दिया। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है। आप पूछेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, लॉ को एतराज नहीं है। भाई एग्रीमेंट ए और बी कर रहे हैं ना, मर्जी है जो भी फॉर्मूला रखे। एग्रीमेंट A B C D कर रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट फॉर्मूला रखे, लॉ का एतराज नहीं है। तो मसलन इन्होंने फॉर्मूला रखा है, ए को प्रॉफिट में 80% मिलेगा, बी को 20%, ए को लॉस 100% बेयर करेगा, बी को 0% बेयर करेगा। लॉ को एतराज नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, ये एसेंशियल है, ये कंपलसरी है। शेयरिंग ऑफ लॉस कंपलसरी नहीं है। शेयरिंग ऑफ लॉस कंपलसरी नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि अगर इनके दरमियान कोई फॉर्मूला नहीं है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ लॉस का, तो अब लॉ एंट्री में आता है, लॉ कहता है वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, लॉसेस इक्वली बेयर करेंगे। अगर तो इनके दरमियान फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसा कि इस डब्बे में है। अगर इनके दरमियान कोई फॉर्मूला नहीं है तो लॉ ये कहता है वो प्रॉफिट इक्वली बेयर करेंगे, लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। ओके, एक मिनट, अगले पेज पर आ जाए। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 के टॉप पर देखें, कुछ पूछ रहे हो? आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट की शक्ल क्या हो सकती है? तो देखिए आप, वो कुछ भी हो सकती है। एक पार्टनर कह रहा है यार मुझे बस 1.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए, प्रॉफिट। एक कमीशन कह रहा है, एक परसेंटेज। परसेंटेज भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकता है, फिक्स सैलरी भी हो सकती है, रोकड़ा भी हो सकता है, कैश, नॉन कैश भी हो सकता है। नॉन कैश ABCD फर्म के खेत खलियान बागात हैं। डी प्रॉफिट में कैश रोकड़ा नहीं ले रहा, वो हर महीने फल फ्रूट की 10 पेटियां लेता है और हर 3 महीने बाद गंदम की 4 बोरियां लेता है। चलेगा दौड़ेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शक्ल जो भी हो। लॉ सास बहू की डिटेल में नहीं पड़ता, शक्ल जो भी हो। फिक्स सैलरी है, परसेंटेज है, कमीशन है, कैश है, अदरवाइज देन इन कैश है। वापस पीछे आ जाओ।
पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 6 पर सीधे हाथ पे एक आइलैंड जजीरा बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। प्राइमा फेशियाई लैटिन फ्रेज, प्राइमा फेशियाई लैटिन फ्रेज। प्राइमा फेशियाई का मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। बास किताबों में सेल्फ एविडेंट भी लिखा हुआ है। ऑन द फेस ऑफ इट या फिर सेल्फ एविडेंट। प्राइमा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। पहले प्राइमा फेशियाई का मतलब समझ लेते हैं। कोई मॉडल थी अयान अली, उसके बैग में लाखों पाउंड्स थे, वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे उसको अरेस्ट कर लिया गया। उससे पूछा गया कि ये पाउंड कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ ले जाने हैं, कैसे, तो वो कुछ भी बता नहीं सकी। तो ये अखबार में आपने खबर पढ़ी तो आप उर्दू में कमेंट करेंगे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसको लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल भाषा में क्या कहेंगे? इट इज इट इज अ प्राइमा फेशियाई केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इट इज अ प्राइमा फेशियाई केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इट इज अ प्राइमा फेशियाई केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे देखें, मैंने कहा कि जेड को प्रॉफिट्स में 15% पर एनम शेयर मिलेगा। मैंने जिस वक्त ये बात की उस वक्त दरवाजा खोला, एक लड़का अंदर एंटर हुआ, तो वो कमेंट ये करेगा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जेड D1 D2 का पार्टनर है, लेकिन उसने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। कमेंट उसने सही किया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जेड D1 D2 का पार्टनर है क्योंकि एट द रेट ऑफ 15% पर एनम उसको प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी को प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनर है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनर है। हाँ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेशियाई एविडेंस है। अगर हमें ये इत्तला मिलेगी एसेट को प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है तो हम कहेंगे हाँ यार बज़ाहिर पार्टनर लग रहा है, लेकिन हमें पूरी कहानी तो नहीं मालूम ना। तो अगर किसी को प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनर है। और अगर किसी को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा तो वो हरगिज पार्टनर नहीं है। अगर किसी को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनर है D1 D2 के साथ। और अगर किसी को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा तो वो हरगिज पार्टनर नहीं है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो इसका मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बुनियाद पर हम ये फतवा इशू नहीं कर सकते कि आया ये पार्टनर है या नहीं है। हम कमेंट यही करेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। प्राइमा फेशियाई एविडेंस है। तो आप बोलेंगे प्राइमा फेशियाई एविडेंस, तो क्या एविडेंस कोई और भी होता है? एविडेंस की कोई और टाइप भी है? यस, और टाइप भी है। उस टाइप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। हतमी, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन, नो आर्गुमेंट। वो सबूत आ गया, वो एविडेंस आ गया तो खत्म, खल्लास। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, प्राइमा फेशियाई एविडेंस है। आगे आते हैं, पेज नंबर 7, नंबर 5 एजेंसी। नंबर 5 एजेंसी। ये सब जहन में रखना। घर में पढ़ रहे हो, लीगल प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने रजिस्टर निकालो, रजिस्टर में उसका डायग्राम बनाओ कि इसने इसको पेमेंट की, इसने इससे गुड्स डिलीवर करवाई, इसने इसको ये किया। डायग्राम बनाओ, जॉगिंग ऑफ माइंड करके वो केस खुद समझने की कोशिश करो। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, की फैक्ट्स को अंडरलाइन करो। समझ में नहीं आता उसकी पिक्चर खींचो, ग्रुप में भेजो, मैं एक्सप्लेन करूंगा वॉइस नोट के जरिए। और जो वॉइस नोट नहीं सुनेगा, इंशाल्लाह गंजी लड़की से उसकी शादी होगी।
बाजार में लेके घूमना गंजी लड़की को। अबे यार हद है यार, वॉइस नोट में भेजता हूँ 200 में से 35 लड़के सुन रहे होते हैं, है नहीं? हम गुट्टे बूंद रहे हैं क्या? ओके, यहां पर आते हैं अब एजेंसी। ए बी सी डी के दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। ई मार्केट में गया और मार्केट में जाके वो थर्ड पर्सन जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको कहते हैं एजेंट। जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो उसको लॉ में कहते हैं प्रिंसिपल। अभी वो रेगुलर बैच मैंने ग्रुप में लीगल प्रॉब्लम भेजा, वो बेवकूफ प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिख रहा है PLE, तो लोग उसको गालियां नहीं देंगे, बोले लोग कैफे को गालियां देंगे। अबे प्रिंसिपल PAL, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल है। डी मार्केट में जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो अपने को पार्टनर्स ABC को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल, जो इस वक्त ऑफिस में बैठे हुए हैं, PAL, ये वाला प्रिंसिपल तो असूल हो जाएगा, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट। तो इसका मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं, पार्टनर्स में एजेंसी फ्लो करती है। बिल्कुल यही कैफ 7 कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स एक तरह से एजेंट है और कंपनी उनकी प्रिंसिपल है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी के बेहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपके अब्बा जी का ठेकेदार के साथ डिस्प्यूट हो गया, आपके अब्बा जी ने ठेकेदार के खिलाफ केस फाइल कर दिया एक लॉयर के जरिए। लॉयर आपके अब्बा जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो हो गया एजेंट, आपके अब्बा जी हो गए प्रिंसिपल। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो एजेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल PAL। तो इसका मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है। ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या मतलब ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म? देखो मुझे समझना है, और समझने के लिए मैं हद से ज्यादा बेशर्म हूं। समझने के लिए मुझे जो भी एग्जांपल देनी पड़ी मैं लूंगा। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी पार्टनर कोई भी एक्ट करके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके अपने को पार्टनर्स को बाउंड करवा सकता है, पाबंद करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये सारे इज्तिमाई तौर पर बाउंड होंगे। लेकिन शर्त यह कि वो एक्ट उसने किया हो फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ABC को पार्टनर्स बाउंड उसी वक्त होंगे जब डी ने एक्ट किया है, जब डी ने एक्ट किया है फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या मतलब एंटी इलस्ट्रेशन? जेड इस फर्म का एक पुराना कस्टमर है, 10 साल पुराना कस्टमर है। डी ने वन ऑफ द पार्टनर डी ने बस स्टॉप पे जेड की बीवी को छेड़ दिया। जो उसने जेड की बीवी को छेड़ा है, क्या ये फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म है? नो। तो यहां पर वो ABC को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहां पर वो ABC को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। प्रोपोजिशन, एक प्रोपोजिशन लेते हैं। There are 20 partners. There are 20 partners. उनमें एक D7 भी है। ये 20 अफराद है। कोई कह रहा है ये पार्टनर्स हैं, कोई कह रहा है कि ये पार्टनर है। तो हम सवाल ये करेंगे कि क्या D7 कोई एक्ट करके बकिया 19 को बाउंड कर सकता है, और क्या बकिया 19 कोई एक्ट का मतलब अमल, क्या बकिया 19 कोई एक्ट करके D7 को बाउंड कर सकते हैं? अगर दोनों का जवाब आता है टिक, तो यस पार्टनरशिप है इनमें, यस इनमें पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इज द बेबी ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में
लेकिन उसकी बस चंद एक बेसिक डेफिनेशन है, पूरा चैप्टर निकाल दिया उसने। तो इसका मतलब पार्टनर्स एक ही वक्त में डबल रोल परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टनर्स एक ही वक्त में डबल रोल परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिंसिपल का और एजेंट का। उसका जवाब है यस। तो क्या सारे पार्टनर्स का डबल फोर रोल परफॉर्म करना कंपलसरी है? उसका जवाब है नो। क्या कम से कम एक होना चाहिए जो डबल रोल परफॉर्म करे? उसका भी जवाब है नो। एग्जाम्पल, ए बी सी डी, दुनिया में हठ हरामों का मुकाबला हो तो ये हठ हरामी का मुकाबला चारों जीत जाएंगे, चारों हठ हराम है। पानी का गिलास भी यहाँ पे पड़ा हो तो बोलेंगे उठा के दो यार, मुंह से लगाओ, मुंह नीचे करो और अंदर जाने दो पानी। इतने बड़े हठ हराम है ये। इन चारों के बाप इनके लिए जायदाद छोड़ गए, इन्होंने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये हठ हराम मुर्दार खस्सी बकरे घर में पड़े रहते हैं, और इन्होंने इन्होंने एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया है, एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया है। वो मैनेजर फर्म का बिजनेस रन करता है, मैनेज करता है। ये चारों प्रिंसिपल हैं। वो मैनेजर बिजनेस करता है, तमाम ट्रांजैक्शन करता है, तमाम जॉइंट वेंचर करता है। वो मैनेजर हो गया एजेंट। वो मैनेजर फर्म का एम्प्लॉय है, वो हो गया एजेंट। इनमें से कोई भी एजेंट नहीं है, चारों प्रिंसिपल है। तो सारे पार्टनर्स का प्रिंसिपल होना जरूरी है, एजेंट होना जरूरी नहीं है। एजेंट यहां पर एम्प्लॉय है, मैनेजर। ये डिस्कशन आमतौर पे होती नहीं है। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप देखें, मेरे पढ़ने का और लिखने का तरीका ये है कि मैं चीजों को तोड़ तोड़ के लिखता हूं ताकि लर्न करने में आसानी हो। ये डेफिनेशन लॉ ने दी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हमें क्लियर कट एसेंशियल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all। उस बिजनेस को सारे के सारे रन कर रहे हैं, carried on by all, या और या any of them acting for all। 20 पार्टनर हैं, उनमें से 18 रन कर रहे हैं और बाकी 2 स्लीपिंग पार्टनर हैं, या 20 पार्टनर हैं, उनमें से 5 रन कर रहे हैं और बाकी 15 स्लीपिंग पार्टनर है, लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है। या उनमें से कोई भी रन नहीं कर रहा, मैनेजर रन कर रहा है। तो ये डेफिनेशन हमें एज इट इज लर्न करनी होगी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ, आगे ऑफ लिख लें, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तोड़कर लिखिए ताकि लर्न करने में आसानी हो। यार यहाँ पर रहीम होगा, उसको बुलाओ। कंपल्सरी नहीं, पसंद से शादी करना कंपल्सरी। ये सवाल कर रहे हैं कि एक बंदा पार्टनर कैसे बनेगा। पार्टनर बनेगा एग्रीमेंट करके, ये बात मैंने कई मरतबा कह दी है। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट होती है। एक बंदा पार्टनर बनता है एग्रीमेंट। अगर लैंडलॉर्ड ने पार्टनर्स को एग्रीमेंट करके कमरा भाड़े पे दिया है तो ये एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी है, किराएदारे का एग्रीमेंट।
और गुस्सा किसी की आत्मा में कोई और बोझ, अकाउंटिंग का तड़का नहीं लगाना यार यहाँ। नहीं नहीं, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं ना। फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कल्पना मर गई है गजनी के हाथों, हर 15 मिनट के बाद चीज भूल जाते हो। पीएसओ की एजेंसी की एग्जांपल दी थी ना यार, आजू बाजू में लिख लिया करो ना, पीएसओ एजेंसी लाइसेंस। नीचे आते हैं टॉपिक 1B। टॉपिक 1B, टॉपिक 1B, जनरल नेचर ऑफ द फर्म। देखिए पर्सन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है, गोश्त पोश का इंसान, जाहिर है उसको अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। उस आर्टिफिशियल पर्सन को लॉ ने क्रिएट किया है, चूंकि लॉ ने उसको क्रिएट किया, पैदा किया, उसको कहते हैं लीगल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन। सीधे हाथ पर आते हैं तो पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप फर्म ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को लॉ ने क्रिएट नहीं किया। पार्टनरशिप फर्म को तो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट किया है ना, लॉ ने तो क्रिएट नहीं किया। तो पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं है, लीगल ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है। तो आप बोलेंगे लीगल पर्सन कौन है? लीगल पर्सन है कंपनी, कंपनी को क्रिएट किया लॉ ने। पेज नंबर 7 है यहाँ पर, पेज नंबर 7 के हम बॉटम पर हैं, अभी पेज 8 पर आ जाएंगे चंद सेकंड में। तो कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, कंपनी को एंटिटी वजूद लॉ ने ग्रांट किया है, तो हम कहेंगे कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, कंपनी को वजूद लॉ ने ग्रांट किया है, कंपनी लीगल पर्सन है, कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन है। पार्टनरशिप हम लीगल पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप हम ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप हम लीगल एंटिटी नहीं है। क्या मतलब? क्या नहीं यहाँ पर? जब मैं कहता हूं ये प्रॉपर्टी कंपनी की है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कंपनी की है, इसका मतलब ये डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि 99% शेयर्स आपके पास है। जब मैं कहता हूं ये पार्टनर, ये फर्म की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है। जब मैं कहता हूं ये कंपनी की लायबिलिटी है, इसका मतलब ये कंपनी की लायबिलिटी है, इसका मतलब ये डायरेक्टर्स की लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं है, हालांकि 99% शेयर्स आपके पास है। जब मैं ये कहता हूं ये फर्म की लायबिलिटी है, इसका मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी है। जब मैं कहता हूं मैंने कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया है, इसका मतलब मैंने कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया, इसका मतलब मैंने डायरेक्टर्स के खिलाफ केस फाइल नहीं किया, इसका मतलब मैंने शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस फाइल नहीं किया, हालांकि 99% शेयर्स आपके पास है। जब मैं कहता हूं मैंने फर्म के खिलाफ केस फाइल किया है, इसका मतलब मैंने पार्टनर्स के खिलाफ केस फाइल किया है, इसका मतलब फर्म, कंपनी का अपना अलग वजूद है, जो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर के वजूद से कतई मुख्तलिफ है। फर्म का अपना अलग वजूद नहीं है, भटकती आत्मा है बगैर जिस्म के। फर्म पर्सन नहीं है, भटकती आत्मा है बगैर जिस्म के। नीचे देखें, कंपनी के एक जिस्म में 3 जिस्म छुपे हुए हैं, इसीलिए कंपनी को बोलते हैं कंपनी इज अ बॉडी ऑफ बॉडीज, कंपनी 3 in 1। एक द कंपनी इटसेल्फ, ये लीगल पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन, इसको लॉ ने क्रिएट किया है। एक द बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, अमेज़न, जो घर में आपके प्राइम अमेज़न आता है, अमेज़न, जेफ बेजोस, नाजायज यतीम लड़का, दुनिया का खरबपति। अमेज़न के खाली एम्प्लॉइज ही 20-25 लाख हैं। आपके डोर स्टेप पे क्वालिटी चीज आपको मिलेगी, दराज शराज वाली कहानी नहीं है। तो द बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स वो नेचुरल पर्सन, द बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स वो नेचुरल पर्सन। तो कंपनी 3 in 1, कंपनी के एक जिस्म में 3 जिस्म छुपे हुए हैं। कंपनी का वजूद शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के वजूद के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसका अपना अलग वजूद है, लॉ ने गारंट किया है। फर्म का कोई वजूद नहीं है, भटकती आत्मा बगैर जिस्म के। तो कंपनी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म
पर्सन नहीं है। कोई बेचैनी, कोई बेचैनी नहीं है, इसका मतलब आपने मैट्रिक इंटर का लिबादा नहीं उतारा, घर में जाके उतार देना है। बेचैनी आपको ये होनी चाहिए थी। पेज नंबर 4 निकालो, पेज नंबर 6 निकालो यार, पेज नंबर 6 के टॉप पर आ जाए। बेचैनी के आप खुद एक कमेंट करते, आप कमेंट ये करते कि इसका मतलब है जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यहाँ पे लॉ पर्सन कह रहा है, यहाँ पे लॉ नेचुरल पर्सन नहीं कह रहा। इसका मतलब ये पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, इसका मतलब ये पर्सन लीगल पर्सन भी हो सकता है। इसका मतलब जेड गोश पोस्ट का इंसान है और ये पीएसओ है, ये लीगल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है, ये लीगल पर्सन है, इनके दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब पीएसओ, बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड, बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड, इनके दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी लीगल पर्सन है, ये भी पर्सन है। लीगल का लफ्ज निकाल देते हैं, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए देयर मस्ट बी पर्सन। वो ये नहीं कह रहा कि वो पर्सन नेचुरल हो या लीगल हो, वो कह रहा है पर्सन हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, अलग दूसरी, इनके दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पर्सन नहीं है, भटकती आत्मा है बगैर जिस्म के। हाँ, इनका मर्जर हो सकता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी अ पर्सन, ख्वाह वो नेचुरल पर्सन हो या लीगल पर्सन हो। तो कंपनी लीगल एंटिटी नहीं है, ओ सॉरी, पार्टनरशिप हम लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप हम लीगल पर्सन नहीं है, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ बॉडी ऑफ बॉडीज। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर। देखिए, पास टॉपिक पे जब मैं कहूंगा जीके तो आप जीके लिख दिएगा टॉपिक के नंबर के साथ, जनरल नॉलेज। वो एग्जामिनेबल नहीं है, मालूम होना चाहिए। टॉपिक 1C लिख दें जीके। फर्म नेम, बच्चे का नाम कौन चूज करता है? ज़ाहिर है उसके पेरेंट्स चूज करते हैं, पड़ोसी तो चूज नहीं करेगा ना। बच्चे के नाम चूज करने में, सिलेक्ट करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, यकीनन है। क्या आपने सुना किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा हो खबीस? अल्लाह मेरा खबीस कितना क्यूट है, अल्लाह मेरा खबीस स्कूल से आ गया, अल्लाह मेरा खबीस रो रहा है, इसको फीडर दो। तो इसी तरह पार्टनरशिप फर्म के नाम के सिलेक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन है। पार्टनर्स अपनी फर्म के नाम में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट, जिना, यूनाइटेड नेशन, WHO, ये अल्फाज यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि पिंड से पोला आया है शहर में बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पोले को उसकी बेबे ने पोटली में पैसे दिए। अब पार्टनरशिप फर्म के नाम में गवर्नमेंट की फ्रेज है, उसने कहा यार ये सरकारी दफ्तर है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, ABCD चूना लगाकर भाग गए, पैसे लेकर भाग गए। तो गवर्नमेंट का लफ्ज देखकर कंफ्यूज हो गया, मिसलीड हो गया। तो फर्म अपने नाम के में ये फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं कर सकती। MCQs बराबर में देखें क्या लिखा है, and also any other phrases as notified from time to time by provincial government। और आगे चलकर अगर कोई सूबाई हुकूमत कोई और फ्रेजेस मेंशन करती है, नोटिफाई करती है, मुश्तहिर करती है कि ये फ्रेजेस भी फर्म अपने नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर वो फ्रेजेस भी फर्म अपने नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। मसलन भुट्टो, फॉर एग्जाम्पल, सूबा सिंध की हुकूमत आगे चल के ये कह देती है कि भुट्टो का नाम किसी भी फर्म के नाम में इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर आप भुट्टो का वर्ड किसी फर्म के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, नीचे आते हैं। टॉपिक 1D, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। किसी जमाने में छपाई के तौर पर आता था कि 10-12 लोग खड़े हैं या 10-12 लोग इधर खड़े हैं और एक बंदा इधर खड़ा है। आपके पास क्या क्राइटेरिया है, क्या पैमाना है, क्या टेस्ट है, क्या बेंचमार्क है कि इनमें पार्टनरशिप है? इसी को नीचे और तरीके से पूछा, व्हाट इज द मोड ऑफ डिटरमिनिंग एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले एक अदर डायलॉग मारेंगे हम, हमारी कौम के मिजाज में डायलॉग मारना, भरम मारना। तो पहले डायलॉग, वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म। ये जो 10-12 का मजमा खड़ा है, ये फर्म है या नहीं है? और
whether a person is or is not a firm in is not a partner in a firm. ये जो बंदा खड़ा है ये इस ग्रुप का पार्टनर है या नहीं है, ये जांचने के लिए रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज शैल बी कंसिडर्ड। इनके दरमियान जो रियल रिलेशन है, नैन मटक्का है, वो देखेंगे हम। अब वो नैन मटक्का देखने के लिए रेलिवेंट फैक्टर्स देखने होंगे। वो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्रीमेंट, बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। तो इसका मतलब है यार ये टॉपिक 1D तो वही है। टॉपिक 1A इसके साथ लिख दें आप, टॉपिक 1D के साथ लिख दें, टॉपिक 1D इज इक्वल टू टॉपिक 1A। तो पार्टनरशिप क्रिएट करने के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? टिप्स ऑफ द फिंगर पे होने चाहिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्रीमेंट, बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एजेंसी। और पक्का करने के लिए रिवर्स गेयर लगाओ, एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस एग्रीमेंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहले मरहले में हेडिंग सब हेडिंग्स याद होनी चाहिए, दूसरे मरहले में कॉन्सेप्ट, तीसरे मरहले में एवरेज रिटन स्किल, बाय द वे टॉपिक 1A का लीगल प्रॉब्लम आ चुका है। वो एक कहानी बना के देगा और कहेगा कि आप बताएं ये पार्टनरशिप है या नहीं है। तो टॉपिक 1A के जितने भी पैमाने हैं 1 से लेकर 5 तक वो हम अप्लाई करेंगे कि दो बंदे हैं, एग्रीमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो टिक लगाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं। बिजनेस है या नहीं है, बिजनेस है तो लॉफुल है या नहीं है। ये तो नहीं है मकान का पोर्शन कहाँ पे चढ़ा दिया और कह रहे हैं बिजनेस है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, अगर उसको नहीं मिलता तो पार्टनरशिप नहीं है। क्या एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एजेंसी, अगर कर सकते हैं, ये पांचों चीजें अगर फिट बैठेंगी तो हम कह देंगे ये कहानी में जो बात हो रही है इनके दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। पेज 9 पर आते हैं। हाँ, इस स्टेट ने कुछ फ्रेजेस बता दिए, ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्म के नाम में। मैंने ये कहा अगर आगे चलकर सूबाई हुकूमत ये कहती है कि कोई भी फर्म अपने नाम में भुट्टो की फ्रेज इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर वो नहीं कर सकती। हाँ, तो वो रजिस्टर्ड है। अब वो जो लॉ पास किया हम देखेंगे वो लॉ फ्यूचर से पास किया है या बैक डेट से पास किया है, ये देखेंगे हम। उसके लिए हमें लीगल सिस्टम में जाना पड़ेगा। लीगल सिस्टम हमने पढ़ा नहीं है, कोर्स का एक हिस्सा है। लीगल सिस्टम में पेज नंबर बता दूं जहां पर इसका जवाब लिखा हुआ। अभी बस उतना सोचो जितना दिखाई दे रहा है। जहां खुदाई करने की जरूरत है मैं खुदाई करवा रहा हूँ। अननेसेसरी डिगिंग नहीं करनी है। ये डिगिंग जहां मैंने करवानी होगी करवाऊंगा। पेज नंबर 9। मसलन इस सवाल का एक आर्जी टेम्पररी जवाब मैं दे देता हूँ। अगर हुकूमत ये देख रही है कि ये कौम बहुत पैसा बर्बाद कर रही है, सेविंग की आदत नहीं है, शादियों में बेतहाशा खाने ज़ाया होते हैं, बर्बाद होते हैं, तो हुकूमत ने कहा कि जी अंदर से 1 डिश होगी। तो ये नहीं कि 1 डिश आज से लागू हो जाएगी, आज से 1.5-2 महीने की डेट बाद के डेट से वो कानून अप्लाई होगा, ताकि जिन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया उनके कॉन्ट्रैक्ट मुतासिर ना हो। 1 डिश में भी अगर खाने की बर्बादी हो रही है तो कहेंगे अब शादी में कोई खाना नहीं होगा, कानून है। वो 2-3 महीने के बाद अप्लाई होगा। सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं गुडविल क्या होती है। गुडविल मैंने अभी नहीं पढ़ा, सच्ची बात है। मैं उतना ही रट्टा मार के आता हूँ जितना मुझे पढ़ाना हो। क्यों मेरा पोल खोल रहा है यार, गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहा है। आगे नहीं जाओ ना इतना आगे। पेज नंबर 9, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। जनरल पार्टनरशिप, पॉइंट नंबर 4, जनरल पार्टनरशिप। इसका मतलब पार्टनर्स कोई भी जनरल कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी रन कर रहे हैं। ना ही डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है, डॉकर्स की फ्रेंचाइज ली हुई है, लिवाइस की फ्रेंचाइज ली हुई है, कोई फार्मास्यूटिकल स्टोर खोला हुआ है, कोई यूनाइटेड किंग बेकरी खोली हुई है। एनी जनरल कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी वो जनरल पार्टनरशिप है। नंबर 3 पे आ जाए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसके बारे में हम बात करके आ चुके हैं, दोबारा सुन लेते हैं।
तीन तलवार पे फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन में भी एग्जांपल लेकर आया हूं। वो पार्टनरशिप जो एक सिंगल पर्टिकुलर वेंचर के लिए क्रिएट की गई है, वो पार्टनरशिप जो एक सिंगल पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए, एक सिंगल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट की गई है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर 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 पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो सिंगल पर्टिकुलर वेंचर कंप्लीट होते ही, तीन तलवार के फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होते ही वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, अगर खामोशी है, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में उसके बरक्स कोई बात लिखी हुई है, तो फिर उस सिंगल पर्टिकुलर वेंचर के कंप्लीट होते ही डिसॉल्व नहीं होगी, कंटिन्यू करती रहेगी। काफी लंबा चौड़ा जुमला हो गया। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर इसके बरक्स कोई बात लिखी हुई है तो डिसॉल्व नहीं होगी। इतने लंबे चौड़े जुमले को लॉ में एक छोटे से फ्रेज से कह रहे हैं, नीचे देखें। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, a particular partnership firm is dissolved on the completion of business, on the completion of venture for which it was created। लिखना नहीं है, मैं ऐसी मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी बात को यूं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड on the completion of the venture for which it was created। तो ये फ्रेज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स हम दे धनाधन यूज करेंगे इस पूरे लॉ ऑफ पार्टनरशिप में। क्या मतलब, दोबारा सुन लेते हैं। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बरक्स बात लिखी हुई है तो डिसॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब जो कुछ भी होगा वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब आगे जो बात भी कहने जा रहे हैं, डैश का मतलब जो भी बात आगे कहने जा रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा हुआ या खामोशी है। अब नंबर 2 पे आते हैं, पार्टनरशिप और फिक्स टर्म। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मिसाल के तौर पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ड्यूरेशन पार्टनर से म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए डिसाइड कर दिया है 10 साल। तो पार्टनरशिप फर्म एक फिक्स टर्म के लिए, और फिक्स टर्म है 10 साल। 10 साल, 10 साल की फिक्स टर्म एक्सपायर हो गई, लैप्स हो गई, गुजर गई, वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगी। वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था 10 साल। अब इसको यूं कहेंगे, अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो जो फिक्स टर्म, जो दौरानिया था, ड्यूरेशन था, टेन्योर थी, मुद्दत थी, फिक्स टर्म 10 साल, 10 साल के मुकम्मल होते ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, अगर इसके बरक्स की बात लिखी हुई है तो फिर डिसॉल्व नहीं होगी। तो दोबारा इतनी लंबी चौड़ी बात को कहेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अ पार्टनरशिप फर्म फॉर अ फिक्स टर्म इज डिसॉल्व्ड on the expiry of that term, on the expiry of that term for which it was created। अभी नंबर 2 का सेकंड एरो नहीं देख रहे, नंबर 1 में आ रहे। पार्टनरशिप एट विल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन अलग चीज है, खसूसियात होना अलग चीज है। खसूसियात को डेफिनेशन के साथ गटमट नहीं करना। तो पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या होता है? मेरी मर्जी। विल का मतलब फिर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अबे इसकी तो विल पावर ही ठंड प्रोग्राम है फुल टाइम। विल का मतलब मर्जी। तो क्या लिखा हुआ पार्टनरशिप एट विल की डेफिनेशन? नो टर्म फॉर ड्यूरेशन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म का कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। कोई ड्यूरेशन, कोई टेन्योर, कोई मुद्दत, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसका लाइफ स्पैन कितने साल का होगा मेंशन नहीं है, जिक्र नहीं है। उसके हवाले से कोई टर्म ही नहीं है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, ना एक्सप्रेसली ना ही इंप्लाइडली। पहला पैमाना ये हो गया। सेकंड एरो, नो टर्म फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म।
डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़्म मुसम्मम उर्दू में। डिटरमिन का मतलब है मालूम करना। यहाँ डिटर्मिनेशन का मतलब है एंडिंग, टर्मिनेटिंग पॉइंट, डेथ पॉइंट। तो सेकंड एरो का मतलब है इस पार्टनरशिप फर्म का दी एंड कब होगा, उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई जिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पर 10 पार्टनर हैं, हो सकता है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि अगर 5 पार्टनर हम में से मर गए तो हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। तो दी एंड लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप के एसेट्स और लायबिलिटीज में इतना गैप पैदा हो गया, इतना गैप पैदा हो गया, तो फर्म को हम खत्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, दी एंड हो जाएगा। तो दो बातें हो गई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ड्यूरेशन टेन्योर मुद्दत का जिक्र नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी टर्मिनेटिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है कि इस मूवी का दी एंड कब होगा, कब तक चलेगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली टर्मिनेटिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है, ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है। अगर इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरती है तो ये पार्टनरशिप एट विल है। ये हो गई डेफिनेशन। अब हर बंदे में अलग अलग खसूसियात होती हैं। कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है, किसी की मेमोरी जबरदस्त है, किसी के कैलीग्राफी करता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है। तो इस फर्म में भी कुछ खसूसियात है, इस फर्म में खसूसियात है, ये वाली खसूसियात है। अब ये बाकी फर्म्स में नहीं है, ये खसूसियात बाकी फर्म में मत घुसेड़ना। भाई मेरी जो खसूसियत है वो मेरे में ही रहेगी, आप में तो नहीं घुसेगी ना। तो अब दूसरे डब्बे में आ रहे हैं इसकी खसूसियात। वो नंबर 1 की है, आई रिपीट, नंबर 1 की है। ये खसूसियात 2, 3, 4 में नहीं घुसेड़ना। तो पहली खसूसियत, ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एट विल। डी को एक कीड़े ने काटा, कीड़े के काटने पर डी ने एक चिट्ठी लिखी कि मैं इस फर्म से अपना 25 जुलाई को रिटायर हो जाऊंगा। ये लेटर उसने ए को, बी को, सी को, तीनों को सर्कुलेट कर दिया, डिस्पैच कर दिया। सास बहू की डिटेल, जो भंगी चूड़े सास बहू की डिटेल में घुसेंगे, पर्सनली जाके डिलीवर कर दिया, अपने मुलाजिम के जरिए डिलीवर करवा दिया, सरकारी पोस्ट के जरिए डिलीवर डिस्पैच कर दिया, टीसीएस के जरिए डिलीवर कर दिया। बकवास, गार्बेज, कचरा, ये लॉ है ही नहीं। लोग लिख के आ जाते हैं गार्बेज सास बहू की डिटेल और बोलते हैं लॉ लिख कर आ गए। उसने नोटिस, ये लेटर, लेटर कवर्ड अंग्रेजी का वर्ड है, नोटिस कवर्ड कह देते हैं। उसने अपने को पार्टनर्स को नोटिस दे दिया मैं 25 जुलाई को रिटायर हो जाऊंगा। कैसे दिया, सासबू की डिटेल उससे हमें गर्ज नहीं है। बेशक ए बी सी उसके को पार्टनर्स मुत्तफिक हैं या नहीं है। पहली अजीबो गरीब बात, एक पार्टनर को पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे रिटायर हो सकता है। उसके लिए वो अपने को पार्टनर्स को रिटन नोटिस सर्व करेगा। शर्त यह कि वो रिटन नोटिस सबको मिलना चाहिए। अगर किसी एक को भी वो रिटन नोटिस नहीं मिला, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, वो रिटायर नहीं हो पाएगा। तो रिटायरमेंट के लिए किसी के आगे तरले मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है, उनकी बाहमी इत्तफाक राय की जरूरत नहीं है। जस्ट एक रिटन नोटिस तैयार करेगा और सारे के सारे को पार्टनर्स को सर्कुलेट कर देगा। बस एक शर्त है, वो रिटन नोटिस सबको मिलना चाहिए। तो सबको मिल गया, उसमें जो डेट मेंशन है उस डेट से वो रिटायर हो जाएगा। अब कीड़े ने आपको काटा, आपने सवाल किया कि कोई डेट मेंशन नहीं है। तो कोई डेट मेंशन नहीं है। आज उसने टीसीएस के ऑफिस में ये 10 लेटर थमाए थे अपने 10 पार्टनर के लिए, तो आज की तारीख से वो रिटायर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। एक और कीड़े ने काटा आपको, आपने कहा नहीं वो टीसीएस में नहीं गया, वो सरकारी वो जो लाल डब्बा होता है ना फुटपाथ पे, उसमें डाल दिया 10 लेटर, तो आज की तारीख से वो रिटायर हो जाएगा अगर कोई डेट मेंशन नहीं है रिटायरमेंट की। इस लंबी चौड़ी फजूल खुदाई में सास बहू को देखने के चक्कर में असल आत्मा निकल गई। असल आत्मा दोबारा सुन लेते हैं। पहले अजीबो गरीब खसूसियत कि एक पार्टनर को पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे रिटायर हो सकता है। तरीका, को पार्टनर्स को रिटन नोटिस देगा। फॉर्मेलिटी, रिटन नोटिस सबको मिलना चाहिए, बस इतनी बात।
इसके अलावा जो भी लिखेगा वो कचरा होगा, डेढ़ होशियार बन रहा होगा, फेल होगा, उसको फेल होना चाहिए। सास बहू की डिटेल नहीं डालनी, सास बहू की डिटेल नहीं डालनी। सास बहू की डिटेल डाल देते हैं और वो आगे बोलते हैं यार हमने सही किया है। जब मैं बोलता हूं सुनाओ, तो वो ये बातें सुना रहा होता है। अब हम आते हैं दूसरी अजीबो गरीब खसूसियत। दोबारा मैं वजाहत कर दूं, ये खसूसियात नंबर 1 की है, 2, 3, 4 में नहीं घुसेड़ना। 20 पार्टनर है, उनमें से डी भी है। डी को कीड़े ने काटा, उसने एक लेटर तैयार किया कि मैं 25 जुलाई से इस फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं। 20 पार्टनर है, उनने उसने 19 पार्टनर्स को ये रिटन नोटिस सर्व कर दिया। लेटर अंग्रेजी का वर्ड है, ये रिटन नोटिस सर्व कर दिया। सबको ये रिटन नोटिस मिल गया, 25 जुलाई से ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब आगे सुनते जाओ। मजे की बात यह है, इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। मजे की बात है कि ये 20 के बेस यूं है, यूं एक मुक्के की तरह। मजे की बात यह है कि फर्म की गुड्डी आसमानों में उड़ रही है। मजे की बात यह है कि फर्म के नाम से ट्रांजैक्शन हो रही है। मजे की बात यह है कि लोग कस्टमर्स फर्म का नाम पूछ कर आते हैं, ढूंढ ढूंढ कर आते हैं। मजे की बात यह कि बकिया 19 राशि नहीं है, तब भी फर्म डिसॉल्व होकर रहेगी। बकिया 19 आपस में एग्रीमेंट करके फर्म को डिसोल्यूशन से बचा नहीं सकते। बकिया 19 इस 20वें के खिलाफ केस फाइल करके फर्म को डिसोल्यूशन से बचा नहीं सकते। हर हाल में डिसॉल्व होकर रहेगी विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। वो एक आदमी से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी, वो इतनी नेक थी, क्यों तलाक दी? उसने कहा मैंने तलाक इसलिए दिया क्योंकि मेरी बीवी आटा गूंथते हुए हिलती थी, यूं हिलती थी, इस वजह से मैंने तलाक दी। उसके पास तो वजह थी ना अपनी बीवी को तलाक देने के लिए, आटा गूंथते हुए हिलती है। ये बगैर वजह के इतनी बड़ी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है जिसकी गुड्डी आसानों में उड़ रही है। बेशक बकिया 19 पार्टनर्स एग्रीड हो या ना हो। आई रिपीट, ये 2 खसूसियात, बाकी 3 में मत घुसेड़ना। ये खसूसियात नंबर 1 की है। किसी को कोई शक, किसी की आत्मा पे कोई बोझ, आम फहम बातें हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हम वही मैट्रिक इंटर वाले, घुट्टी में हमारे जीन्स में आखिरी महीने में पढ़ना है यार। आखिरी महीने में तुम्हारी सासू माँ का इंतकाल हो गया, उसके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करोगे या तैयारी करोगे? ये बड़ा मसला है। टाइम क्या हो रहा है? आज पहला चैप्टर हमने लॉ ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना काफी है क्या? नहीं नहीं, क्लास जब अपने टाइम की है वो टाइम की है। मैं आज इतना डेलिबरेटली जानबूझ के रख रहा हूँ। आप में से जो आउटसाइडर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, आप अपने बाकी क्लासमेट्स को जहां से भी आप आए कन्वे करें कि यार हमने केएफए को देख लिया, उसकी टीचिंग को देख लिया। तो वो अगर आके अभी हमसे बात करें, वो अपने डाटा वगैरह देता है, तो उसको पोर्टल पे ये रिकॉर्डिंग आज की दे दी जाएगी। आपका आउटसाइडर जिसने अभी अटेंड नहीं किया ऑनलाइन, तो आउटसाइडर अपने बाकी क्लासमेट्स को प्लीज कन्वे करें व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। किसी को सीधा रास्ता दिखाना ये भी सदका है, इसका अजर है। तो इसीलिए मैं आज की क्लास यहाँ तक रखता हूँ। आपने ये करना है कि एक हैंडबुक परचेज करनी है जो मैंने आपको दिखाई है, और फिर एक डिस्क्रिप्टिव बुक है, नीचे रिहान साहब बैठे हो उनके पास से जाके लेनी है। यानी मैंने यहाँ से पहले मैं स्केच ये देख लिया मैंने, अब मैं अपनी टेबल पे ये स्केच खोल के रखूंगा और वो डिस्क्रिप्टिव बुक खोलूंगा, हाथ में पेंसिल होगी, इसके स्केच देखूंगा, पढ़ता रहूंगा। उसमें डब्बे में इलस्ट्रेशन आएंगी, मैंने बता दिया वो इलस्ट्रेशन आपको समझ में कैसे आएगी। समझ में आ गई तो उसका सेंट्रल आइडिया वही होगा जो डब्बे के अंदर हेडिंग होगी या डब्बे के बाहर होगी। अब आप पूछेंगे हमने जो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस किया, उसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक तो उसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है बता दूं, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। डिफाइन सिविल लॉ, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ सिविल लॉ। आप कहोगे यार सिविल लॉ की एग्जांपल तो पता ही नहीं। शिपिंग लॉ सिविल लॉ, इंश्योरेंस लॉ सिविल लॉ की काइंड, बिजनेस लॉ सिविल लॉ की एग्जांपल, कॉर्पोरेट लॉ सिविल लॉ की एग्जांपल, टैक्सेशन लॉ सिविल लॉ की एग्जांपल।
ये सब सिविल लॉ की एग्जाम्पल। चलिए एक और सिविल लॉ की एग्जाम्पल दे देता हूं, वो मॉडल पेपर के एमसीक्यू में भी यूज हुआ है। हालांकि उसने स्टडी पैक में नहीं बताया, स्टडी पैक आपको खोलने की जरूरत नहीं है। ये सिविल लॉ की एक और काइंड है, टॉट। उर्दू में कहते हैं इसको फेले बेजा, फेले बेजा। इसका मैं कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग लिख रहा हूं एमसीक्यू में, मॉडल पेपर के एमसीक्यू में इसका नामुकम्मल मीनिंग लिखा हुआ था। A civil wrong independent of contract. A civil wrong independent of contract. हमारी डेडलाइन इस कोर्स की है इंशाल्लाह 5 अगस्त। इसी तरह आराम से सुकून से खत्म करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मुझे ये 3:30 तक हर हाल में कंटिन्यू करनी थी, मैं इसीलिए ये आज जल्दी ऑफ कर रहा हूँ कि आउटसाइडर्स को मैं दोबारा कह रहा हूँ अपने क्लासमेट्स को कन्वे करें व्हाट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड। तो अब टॉट का मतलब है सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल लेते हैं, बंदा आया बालकोनी में अपने अपार्टमेंट की कचरा नीचे फेंक दिया, वो कचरा आपके ऊपर गिरा, क्या ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं हुआ। क्या ये क्राइम है? क्राइम नहीं है। इसको बोलते हैं टॉट। वो रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे रात को फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करता है, यू नॉट हैव कंफर्टेबल स्लीप, क्या ये बामी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो रहा है? नो। क्या ये क्राइम है? नो। टॉट। तुम अपनी बिल्डिंग की छत पे चढ़ गए दूरबीन लेकर, दूसरों के बेडरूम में तुमने झांकना शुरू कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट करके कर रहे हो तुम? नो। क्या ये क्राइम है? नो। टॉट। तो टॉट का ताल्लुक ना क्रिमिनल लॉ से है और ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है, ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से है। उसने आगे पीछे से तुम्हारा ट्रक वाले ने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी, टॉट। तुम्हारा घर है, अपने सैन में बैठे हुए चाय पी रहे हो, तुम्हारे पड़ोस के घर में कंस्ट्रक्शन हो गई है, हो रही है, एक कंकर उड़कर आया, सीधा तुम्हारी आंख में लिखा, तुम काणे हो गए। अब सबको एक निगाह से देखते हो तुम। या उसके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एक अपना कील वाला फट्टा सीधा तुम्हारी नाक पे आके लगा, तुम्हारी नाक कट गई सारे खानदान के सामने। दिस इज टॉट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई क्राइम नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफाइन सिविल लॉ, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ। ये पेपर मैं इंग्लिश ऐसे के स्टाइल में अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैंने डेफिनेशन दी, अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ। लॉ ऑफ टैक्सेशन, फिर नेक्स्ट लाइन में कॉर्पोरेट लॉ, शिपिंग लॉस, मैरीन लॉस, लॉ ऑफ टॉर्ट, लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल लॉस। मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल लॉ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आर्बिट्रेशन लॉ सिविल लॉ। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो भी हमने देखा था रिव्यू में, मैंने आपको दिखाया था, वो कोर्स का हम रिव्यू ले रहे थे, वो क्रिमिनल लॉ में आता है। एंटी टेररिज्म एक्ट क्रिमिनल लॉ में आता है। बाकी एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो कहेगा फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्टी ऑफ अ सिविल केस, नीचे लिखा होगा क्लेमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज, और चौथा कोई और नाम लिखा होगा। अब जिसने सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने जहन में रखा होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब जिसको मालूम होगा प्लेंटिफ को क्लेमेंट भी कहते हैं, वो क्लेमेंट पे टिक कर देगा। तो इसी में से एमसीक्यू है और इसी में से वो भी है। बाय द वे इसमें दो तरह के एमसीक्यूज हैं, एक एमसीक्यूज के आंसर नहीं है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक एमसीक्यूज के आंसर है वो आप घर में खुद सॉल्व करोगे। समझ में नहीं आया, पिक्चर खींचा, ग्रुप में भेजा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो जो दूसरी बुक है उसमें आई रिपीट, आपने केस समझ में नहीं आया उसकी पिक्चर खींचो, या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया पिक्चर खींचो, ग्रुप में भेजो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो आउटसाइडर हैं वो अपने दोस्तों को कन्वे करें। कल स्टार्ट करेंगे और कल हम पूरे टाइम तक ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। 9 बजे शुरू कर देंगे, कोई टेंशन तो नहीं आपको? अच्छा 9 बजे शुरू करेंगे, 3 बजे खत्म कर देंगे, बीच में जोर का ब्रेक होगा।
ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैं खुद इसलिए रोक रहा हूँ कि बाकी और स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा लोड ना पड़ जाए पहले दिन, और आज आउटसाइडर ने लाजमी करना है अपने क्लासमेट्स को। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन गॉड ब्लेस यू।